Greetings everyone, students. Today we will start chapter 3 of history, ruling the countryside. The meaning of countryside is rural area. यानी कैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो ग्रामीण इलाके हैं उन पे रूल किया, कैसे कंट्रोल किया. So let's start our topic students. The company becomes the दीवान, कि जब कंपनी दीवान बनी तो क्या हुआ. ठीक है. On 12th August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the दीवान ऑफ बंगाल. यानी ये हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया था स्टूडेंट कि जो मुगल्स एम्परर थे उन्होंने जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है उसको 1765 में दीवान बना दिया था बंगाल का. ठीक है. द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट्स क्लाइव टेंट विद ए फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस वर विटनेस. यानी ये कि आपको पेंटिंग दिखाई दे रही है, इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव ने है ना अपने आप को काफ़ी सुप्रीम दिखाया है कि कैसे जब उनको दीवान बनाया गया बंगाल का तो कैसे एक ग्रैंड सेटिंग के साथ एक मैजेस्टिक ओकेशन सेलिब्रेट किया गया. बट रियल में ऐसा नहीं था. उस टाइम पे जब ये इनको दीवान बनाया गया सिर्फ कुछ जो इंग्लिश मैन थे और कुछ इंडियंस थे एज ए विटनेस. बट जो दीवान था वो बहुत ही कनिंग था. ठीक है. वो अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाहता था, इसलिए उसने ये पेंटर से ये ऐसी पेंटिंग बनवाई थी. ठीक है. एंड एज ए दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. यानी दीवान बनने के बाद जो कंपनी है यानी ब्रिटिश इंडियन कंपनी थी उसके पास पावर आ गई थी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की. यानी जो भी एरिया उसके अंडर कंट्रोल होगा उसका जो रेवेन्यू का लेन देन है वो किसके पास होगा, कंपनी के पास होगा. ठीक है. नाउ इट हैड टू बी थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज. यानी लैंड को एडमिनिस्ट्रेट करना और उसको रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ये सारे किसके काम हो गए थे अब ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. यानी ये सब किस लिए हुआ, ताकि जो कंपनी के खर्चे बढ़ रहे थे वो उनको पूरा कर सके इन रेवेन्यू से. ठीक है. A trading company had also ensured that it could buy the product it's needed and sell what it want. यानी जो चाहे, जो ये ट्रेडिंग कंपनी थी, जो चाहे वो बेच सके और जो चाहे वो यहाँ से खरीद सके, यानी अपनी मनमानी वो कर सके. ठीक है. एंड ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू बी मोर विद सम क्वेश्चन. यानी अब जितने जैसे आगे टाइम बढ़ता जा रहा था कंपनी ने एक बात सीख ली थी कि अभी हम कुछ सावधानी के साथ हमें सारा काम करना पड़ेगा. Being an aligned power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoy authority and prestige. यानी जो उन रूलर्स को भी जो पहले एरिया पे कंट्रोल करते थे उनको शांत करना. ठीक है. इन्होंने सोचा कि पहले उनको हमें अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, उनको शांत करना पड़ेगा, अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा. Those who had held local power had to be controlled but they could not be entirely eliminated. यानी जो पहले पे पावर थी, जो लोकली जो राजा थे यानी जो लोकली थे उनको वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन पूरा उनको एलिमिनेट नहीं किया था, यानी पूरा उनको अपने जगह से उन्होंने नहीं हटाया था. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड एंड ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज. यानी कौन कौन से उन्होंने नए जो है टैक्स के नए पॉलिसीज़ लेके आए वो यही हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ठीक है. रेवेन्यू फॉर द कंपनी. The company had become the दीवान but it still saw itself primarily as a trader. यानी कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन वो अपने आप को मेनली किस तरह से देख रही थी, एज ए ट्रेडर, यानी एक बिजनेस की मैन की उसमें देख रही थी. इट वांटेड लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन. ये रेवेन्यू रिसोर्सेज को चाहिए थे लेकिन वो नहीं चाहते थे एक रेगुलर सिस्टम बनाना कलेक्शन करने का और एसेस करने का भी, कहाँ से कितना रेवेन्यू ले सकते हैं. ठीक है. कहाँ से कितनी जो खेती को उगाया जा सकता है. द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड. यानी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स तो वो करते थे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जितनी ज़्यादा हो सके. बट फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल. और जितना चाहे वो चाहते थे कि जो भी उनको कॉटन या सिल्क यहाँ से मिले वो जितना कम हो सके उतनी कीमत में मिले.
Within 5 years the value of goods brought by the company in Bengal doubled. यानी जो भी चीज़ें वो यहाँ लेके आते थे उसकी कीमत वो दुगना हो जाती थी, ठीक है। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया, यानी 1865 से पहले जो कंपनी इंडिया में सामान खरीदती थी वो उसके लिए उसको ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लाना पड़ता था यहाँ से। और नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट। ये वाला टॉपिक हम लास्ट वीडियो में भी लास्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं बेटा, कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे अब उन्होंने यहाँ के रेवेन्यू से ही यहाँ पे ही सामान खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले वो अपने देश से गोल्ड और सिल्वर मंगवाते थे, जो अब इन्होंने मंगाना छोड़ दिया था, ठीक है। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस, यानी अब ये रियलाइज़ हो गया था कि जो बंगाल की इकनॉमी है वो नीचे गिरती जा रही है। Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices, यानी जो आर्टिशंस हैं उनके साथ भी जो है बहुत बुरा वो कर रहे थे, क्योंकि जिस आर्टिशंस को अपने उनकी मनमर्जी से सामान ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ रहा था। एंड पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज़, और पीजेंट्स जो थे वो रेवेन्यू देने में भी सक्सेसफुल नहीं थे। एंड बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम आर्टिशंस प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन, इस तरह से जो आर्टिशंस हैं उनके प्रोडक्शन घटता ही जा रहा था। एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स, और जो एग्रीकल्चर्स थे उन्होंने अपना जो उनका कल्टीवेशन वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। देन इन द 1770 टेरिबल फैमिन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, इस वजह से क्या हुआ था 1770 में एक बहुत ही भयंकर जिसको बोलते सूखा आया था, जिसकी वजह से जो 10 मिलियन पीपल हैं वो मारे गए थे बंगाल में, ठीक है। एंड अबाउट 1/3 पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट, और 1/3 जो पॉपुलेशन है वो ये एरिया छोड़कर चली गई थी, ठीक है। सो ये बैड इफ़ेक्ट हुए थे एक तरह से जो कंपनी के दीवान बनने के जो हैं साइड इफ़ेक्ट हुए थे बंगाल में, किस तरह से जो इकनॉमी है बंगाल की वो डाउन चली गई थी और उसके क्या क्या रिज़ल्ट हुए थे। और इस वजह से जो है जो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब जो है एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इकनॉमी है बहुत डाउन चली गई थी, मतलब ख़राब बर्बाद ही हो गई थी बंगाल की जो इकनॉमी है। So most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved, यानी अब जो है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा और लैंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो रेवेन्यू वो अपने अर्न कर सकें। हाउ वॉज दिस टू बी डन, लेकिन ये कैसे पॉसिबल था। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793, यानी एक लंबी डिबेट के बाद 1793 में जो ब्रिटिश कंपनी है उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, परमानेंट सेटलमेंट। ये टैक्स का एक टर्म था। बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड तलुकदार वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार, यानी जो बड़े बड़े राजा थे तलुकदार थे एरिया के, उनको क्या ऐसे जमींदार उनको यानी ऐसे उनको रिकॉग्नाइज किया गया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और उनकी क्या ड्यूटी लगाई गई कि भी आप लोग पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और किसको देंगे, कंपनी को देंगे। एंड द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, और जो अमाउंट जो था ना वो फिक्स था परमानेंटली, हमेशा के लिए जो उनको रेवेन्यू है यानी इतने एरिया की जो खेती करेगा उसको इतना टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट दिस वुड इंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज ऑफर, यानी इससे क्या होगा जो कंपनी के खजाने में है एक रेगुलर रेवेन्यू आएगा, यानी एक इनकम आएगी रेगुलर रेवेन्यू की, इससे ब्रिटिशर्स को ये फ़ायदा हो गया, ठीक है। एट द सेम टाइम अनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट द इम्प्रूविंग द लैंड, और उन्होंने जमींदार्स को भी बोला कि आप लोग जो है लैंड को इम्प्रूव कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द फ्रॉम द लैंड एंड द रेवेन्यू, इससे जमींदार को एक फ़ायदा हो सकता था कि भी जो रेवेन्यू था वो फिक्स था परमानेंटली। अगर रेवेन्यू बढ़ता था तो किसका फ़ायदा होता था, जमींदार का भी हो पाता था थोड़ा सा फ़ायदा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें परमानेंट सेटलमेंट में प्रॉब्लम क्या हुई थी।
The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that जमींदार्स were in fact not investing the improvement of land. यानी जब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नोटिस किया कि जो ज़मींदार उन्होंने अपॉइंट किए थे वो इन्वेस्ट नहीं इम्प्रूव नहीं कर रहे थे लैंड में. एंड द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स वॉज सो हाई दैट द जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे. क्योंकि जो रेवेन्यू था जो ब्रिटिशर्स को देना था, ब्रिटिश कंपनी को देना होता था जमींदार को, वो बहुत ज़्यादा था. ठीक है. एनी वन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस हिज जमींदारी. और जो भी ये रेवेन्यू फुलफिल करने में फेल हो जाता था वो उसकी ज़मींदारी ख़त्म हो जाती थी. न्यूमरस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट द ऑक्शन ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी. और इनकी ज़मींदारी की ऑक्शन भी होती थी, नीलामी भी होती थी एरिया वाइज. ठीक है. बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज. और जैसे 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में सिचुएशन चेंज हो गई. द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टिवेशन स्लोली. और जो कल्टिवेशन स्लो हो गया था और प्राइसेस ज़्यादा हो गए थे. दिस मीन द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी. यानी इसकी वजह से क्या होता है, जमींदार को बढ़ावा हो रहा था इनकम का, लेकिन कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा था. इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट इट बीन फिक्स परमानेंटली. लेकिन वो ज़्यादा मतलब अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की डिमांड नहीं कर सकते थे क्योंकि ये परमानेंटली फिक्स था अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी. इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन द इम्प्रूविंग द लैंड. और जमींदार का भी लैंड इम्प्रूवमेंट में कोई भी जो इंटरेस्ट नहीं होता था. सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर ऑफ द सेटलमेंट. और कुछ ने तो अपनी ज़मीन को भी खो दिया था इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग. अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट. और जो दूसरे बचे हुए थे थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी थी अर्निंग की, लेकिन रिस्क भी था इन्वेस्टमेंट का. एज अ लॉन्ग एज अ जमींदार कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट. इसके बाद जो ज़मींदार थे वो यानी किराए पे दे देते थे लैंड पे और रेवेन्यू के लिए. दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड. बट जो होते हैं ना लैंड को इम्प्रूव करने के, यानी वो ज़्यादा वो फर्टिलिटी उसमें नहीं लाना चाहते थे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड द विलेज द कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली अपोजिव. लेकिन जो गांव में जो खेती कर रहे थे वो इस सिस्टम को बहुत हार्श था, बहुत कठिन था. क्योंकि द रेंट ही पेड टू द जमींदार वेयर वॉज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर. यानी जो रेंट उनको देना पड़ता था लैंड के बदले में वो बहुत ज़्यादा था और जो लैंड सिक्योरिटी थी वो भी नहीं थी. एंड टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक ए लोन फ्रॉम द मनी लैंडर. कई बार जो ये रेवेन्यू को पे करने के लिए उन्हें कभी कभी उनको उधार भी लेना पड़ता था मनी लैंडर से. एंड व्हेन ही फेल टू पे द रेंट ही वॉज एवेक्टेड फ्रॉम द लैंड. और कई बार जो वो अपना रेवेन्यू देने में जो है फेल हो जाते थे तो उनको उस लैंड से निकाल दिया जाता था, हटा दिया जाता था. एंड लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन. जो यानी उनकी जो ज़मीन थी उससे उसको निकाल दिया जाता था. सो दिस सिस्टम वॉज वेरी हार्श. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. स्टूडेंट हैव ए नाइस डे.